नमस्कार मित्रों, अभियान सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम देखेंगे आरओ मुख्य परीक्षा टेस्ट 2 जो हिंदी का सामान्य हिंदी और लेखन से संबंधित है। उससे पहले एक सूचना दे दूं आपको कि जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है इनके लिए, केवल मुख्य परीक्षा लोगों के लिए, जो लोग मेंस दे रहे हैं उन्हीं के लिए है ये ग्रुप। तो जो लोग प्री से संबंधित जानकारी चाह रहे हैं वो हमें अलग से मैसेज कर दें, हम उनको, और भी ग्रुप है हमारे पास, उनमें हम ऐड कर देंगे। तो वो उनके, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि सिर्फ वही लोग उसमें रहें जो लोग मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड इसमें बातें होंगी। पीसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए और किसी के लिए आपको जो भी ग्रुप ज्वाइन करना हो तो सभी के लिए ग्रुप बने हुए हैं। आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 8802913517। तो उसमें जो जनरल ग्रुप है फ्री हैं सारे, ये भी ग्रुप फ्री ही है। इसमें कुछ पेड लोग भी हैं, तो पेड लोगों की कॉपी चेक होगी और 2000 या 2500 रुपये सिर्फ हम इसलिए ले रहे हैं, उनकी कॉपी चेक करना पड़ता है हम लोगों को। नहीं तो जो लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं मुखर्जी नगर में आ सकते हैं, इस पर व्हाट्सअप करें इसी नंबर पे। और जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्हें कॉपी चेक करानी है, अपनी कमियां देखनी है, खास करके एआरओ जो लोग दे रहे हैं जिनके पास ओ लेवल या कंप्यूटर की डिग्री है, तो वो ज़रूर ज्वाइन करें। 2000-2500 के लिए आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारे साथ रहिए पेड ग्रुप में, अगर नहीं हुआ तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। जो भी 2500 आप देंगे वो भी वापस ले सकते हैं। मित्रों, आइए देखते हैं, पहले गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसकी टेक्निक डेवलप करने में थोड़ा समय लगता है। जो लोग मुख्य परीक्षा लिखते हैं लगातार उनके लिए तो काफ़ी आसान है। तो हम पढ़ेंगे पहले, सांप्रदायिकता को दूर करने का एकमात्र उपाय सबका जीवन ध्येय एक सा बनाना और सबके लिए सहयोग युक्त प्रयास करने के अवसर का निर्माण करना है। इसका भी हम सॉल्यूशन देखेंगे इसमें पूरा, इस वीडियो में। पथभ्रष्ट युवक को अब उनकी भूलें दिखाने और रास्ते पर ले आने का तरीका यही है कि आनंदमय जीवन की उनकी सहज इच्छा को नष्ट करें और राष्ट्र के हितार्थ और शिष्टता के साथ अपने जीवन निर्वाहार्थ उसे कोई उपयोगी कार्य सौंपें। हिंदुस्तान का इतिहास एक नवीन कार्य को लेकर फिर लिखना होगा और हमारी समान संस्कृति परंपरा एक एक बच्चे तक पहुंचानी होगी। सामाजिक लोकतंत्र हमें वह विश्वास प्रदान करती है जिससे हम जी सकते हैं और इस विश्वास के बल पर मानव अखंडता साध सकते हैं और अंत में उन कृत्रिम दीवारों को ढा सकते हैं जो हम लोगों को एक दूसरे से अलग करने के लिए धर्म जात पात ने खड़ी कर रखी है। धर्म और जन। तो यहाँ दो कीवर्ड्स आप देखेंगे, एक तो अखंडता की बात कही गई है, इसी पे पूरा जोर दिया गया है, और दूसरा है सांप्रदायिकता। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक अलग वीडियो हम बनाएंगे कि कैसे आप शीर्षक चुनें। शीर्षक चुनने का सबसे बड़ा ध्यान रखना होता है, इसमें इन्फ्रेंस आधारित भी शीर्षक होते हैं, लेकिन मोस्टली हमें शीर्षक जो है, कीवर्ड्स जो है, इन्हीं से ढूंढ के लिखने होते हैं। कुछ लोगों ने, श्रुति जी ने लिखा था सेम ही, तो इसका उत्तर भी हम देख लेंगे अभी। तो पहले का उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक जो है, उपयुक्त शीर्षक होगा सांप्रदायिकता और अखंडता। दोनों कीवर्ड्स हैं, उन्हीं पे बात भी हो रही है, तो इस पे हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सारांश हम देख सकते हैं। सारांश आपका एकदम सटीक और छोटा होना चाहिए। हम सभी को एक राष्ट्र का नागरिक होने के नाते धर्म या जात पात के विभेद को त्याग कर, ये सांप्रदायिकता वाली बात कह गई है, सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। बीच में युवाओं की भी बात की गई है, युवाओं से लेकर बच्चों तक का प्रत्येक व्यक्ति को हमारी सांस्कृतिक मूल्यों तथा परंपराओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तभी हम एक अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं, अखंड राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं जो कि धर्मनिरपेक्ष होगा। तो ये सटीक यहाँ पे इतना ही, ज्यादा नहीं लिखना होता है, 5-6 लाइन ही आप सारांश लिख सकते हैं जिसमें सारे कीवर्ड्स आ जाएं। सांस्कृतिक मूल्यों की बात की गई है, परंपराओं की बात की गई है, युवाओं की बात की गई है, और धर्मनिरपेक्षता, शुरू में सांप्रदायवाद की बात की गई है, और अखंड भारत की बात की गई है। तो ये सारे कीवर्ड्स आ जाएं और सामान्य शब्दों में आप लिख दीजिए, यही आपका सारांश हो जाएगा। कीवर्ड्स आप, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, धैर्य से सुनिएगा और देखिएगा। जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे,
बाकी लोगों के लिए वीडियो आप देख लीजिएगा। पथभ्रष्ट युवक, ये पूरा वर्ड आप पढ़ लेंगे। उसके बाद जैसा कि आधुनिक युग भौतिक सुख सुविधाओं से संपूर्ण, अब केवल इसी लाइन को हमें एक्सप्लेन करना है। भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है, अतः वर्तमान समय में सुख सुविधा आनंद पूर्वक जीवन की लालसा इस तरह युवाओं में भर गई है कि वह इनके लिए उचित अनुचित कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आधुनिकता के अंधे, अब इसको अलंकारिक भाषा में भी आप लिख सकते हैं कि अंधे मोह में युवाओं को गलत सही का अंतर नहीं समझ में आता, अतः इन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए इन्हें सुख के जीवन को त्याग कर नैतिक मूल्यों एवं वास्तविकताओं से परिचित कराना होगा, अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से परिचय कराना होगा। ये पहले का है। और दूसरे का जो है सारांश सामाजिक लोकतंत्र से जो शुरू है वो आप देख लीजिएगा। इसकी व्याख्या हो जाएगी, सामाजिक लोकतंत्र में राष्ट्र के निर्माण में समाज के प्रत्येक व्यक्ति का बराबर योगदान होता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए विश्वस्त होता है और यही विश्वास राष्ट्र में अलग अलग राज्यों में रह रहे जाति समुदाय धर्म हितों के लिए समान है। हमारा जो भी धर्म हो, जो भी जाति हो, जो भी संप्रदाय हो, हमारे लिए देश समान है। और यह ज्ञात है कि सभी को यह ज्ञात है कि हमारे हित अखंड राष्ट्र के हितों के अलग नहीं है, ये सभी के हित समान होते हैं। तो ये व्याख्या हो गई। व्याख्या आप एक पेज जितना भी स्पेस दिया रहता है वहां पे उतने स्पेस में आप कर सकते हैं। सारणी का पत्र रूप आप देखेंगे। यहाँ पे पहले हम सारणी देख लेते हैं। इसमें कुछ जो कीवर्ड्स होते हैं उनको पहले ध्यान में रख लेंगे हम। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम पहले कीवर्ड्स देख लेंगे क्या क्या है। क्रमांक है, पत्रांक है, दिनांक है, प्रेषक, पाने वाला और विषय वस्तु। अब इनकी जगह क्या होनी चाहिए, ये आपको क्रमांक दिया गया है, पत्रांक संख्या दी गई है। सचिव शिक्षा निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, ये इनका वो है, इनके नाम से जाना है। और विषय वस्तु है, उत्तर प्रदेश में हुई उच्च शिक्षा संस्थानों की प्रवेश परीक्षा विसंगतियों से केंद्र सरकार चिंतित है। इन संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा नीति का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो इसके लिए आप अपने पास से भी वर्ड जोड़ेंगे और एक पूरा लेटर बनाएंगे। ध्यान रखने वाली कुछ चीजें हैं, जो मौलिक चीजें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी आप लोग जो भी पेड ग्रुप में रहेंगे उनको हम लिख लिख के बताएंगे एक एक पॉइंट। प्रेषक, सचिव, शिक्षा मंत्रालय, सेवा में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, विषय, ये सारी एक लाइन में होनी चाहिए जहां से शुरुआत आप कर रहे हैं। इस पे बहुत विशेष ध्यान रखना है कि लाइन जो है सेम होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि दिनांक यहाँ पे लिख सकते हैं, दिनांक नीचे भी लिखा जाता है, यहाँ पे भी दिनांक आप लिखेंगे, यहाँ पे छूट गया है इसमें। और दूसरी चीज है कि आप यहाँ पे शब्द जोड़ लेंगे, महोदय मुझे आपको यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि भारत सरकार पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हुई उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश की विसंगतियों को लेकर अत्यधिक चिंतित है, क्योंकि इन विसंगतियों के शिकार मेधावी छात्र अवांछनीय एवं आपराधिक लोगों से जुड़कर देश की छवि को धूमिल कर रहे हैं। अब ये सब चीजें अपने आप थोड़ा सा एक दो लाइन बढ़ा लेंगे विषय वस्तु को। इस प्रकार की विसंगतियों से जुड़े उच्चतर संस्थानों पर कड़ी नजर रखी जाए, साथ ही उच्चतर शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए जो संलिप्त हैं इन विसंगतियों में। भवदीय क ख ग, और ये संलग्नक रहेगा आपका दिनांक यहाँ, और सूचनार्थ प्रतिलिपि जो है किसके किसको जाएगी यहाँ पे। ये पूरा हो गया। आपको टेबुलर को अब लेटर फॉर्म में और लेटर को टेबुलर फॉर्म दोनों आप यहीं से सीखेंगे। आगे के टेस्ट में हम उल्टा इसका देंगे। सरकारी पत्र का प्रारूप यहाँ पे एक खाका बना देना चाहिए, और ज्यादातर लोग कहते हैं कि उदाहरण भी दे देना चाहिए, लेकिन जो पूछा जा रहा है वही बताएं, ज्यादा फैंटम ना बने, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका उदाहरण भी दे देना चाहिए। मेरे अनुसार जो है ये केवल आप ढांचा बना के छोड़ दें। प्रेषक क ख ग भी लिख सकते हैं आप सेवा में, और यहाँ पे क्रम संख्या, पत्र संख्या लिख देंगे आप। स्थान, दिनांक यहाँ पे बाएं साइड में, दाएं साइड में रहेगा। विषय बीच में रहेगा। महोदय मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि ये सरकारी शब्द की यही शुरुआत होती है लेटर की। भवदीय, हस्ताक्षर, पदनाम और संलग्नक, ये पूरा आपका फॉर्मेट हो गया, प्रारूप जो होता है। उसके बाद हम देखेंगे अनुस्मारक और प्रतिवेदन की परिभाषा पूछा गया है और प्रारूप पूछा गया अनुस्मारक की। तो अनुस्मारक प्रतिवेदन एक ही होता है। प्रतिवेदन एक विवरण है जो किसी घटना, किसी प्रश्न के
उत्तर के जांच स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा विवरण लिखित अमौखिक दोनों हो सकता है, परंतु लिखित स्वरूप जो है सुगठित और अस्थायी होता है और ज्यादातर लिखित ही होता है सरकारी विभाग में। अनुस्मारक का प्रारूप। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में गंगा घाटों के प्रदूषण के संज्ञान में लेकर राज्यपाल महोदय ने एक जांच कमेटी का गठन किया है, जिसमें निम्न सदस्य सम्मिलित हैं। सदस्यों के नाम आप कोई भी सदस्य डाल सकते हैं जो संबंधित हो उन सबसे। जांच दल को 1 माह के अंदर प्रतिवेदन देने को कहा गया था। जांच दल को अपने आयोजन के लिए सभी प्रकार के संस्थाओं को किसी को भी समन जारी करने तथा नियमानुसार व्यय करने का अधिकार होगा। ये शुरू की बातें हैं। जांच दल में कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद और बनारस गंगा घाटों का निरीक्षण तथा इन घाटों पर होने वाली गंदगी तथा अव्यवस्था की जांच की और निम्न कारण प्रस्तुत किए गए हैं। इन्होंने जांच की और इसमें कारण प्रस्तुत किया प्रतिवेदन में। गंगा घाटों पर शौचालय, पेयजल, स्नान गृह, पशु बाड़ा आदि की बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। धार्मिक क्रियाकलापों से में युक्त पॉलीथीन तथा अन्य कचरे गंगा में प्रदूषण पुण्य स्वरूप विसर्जित किए जाते हैं। शहर के सिरे पर सटे हुए घाटों का प्रबंधन पारंपरिक और अवैज्ञानिक है। और अगला कारण क्या है? नगरों के सीवेज जो सीधे नदी के जल में जाते हैं। नगरों के संबद्ध गंगा घाटों के विस्तारीकरण किया जाए। शौच, स्नान गृह, पेयजल व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। पॉलीथीन का प्रयोग गंगा घाट पर वर्जित किया जाए। और जांच दल इन सब बातों से पूर्णतः सहमत है कि सिफारिशों का चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए। प्रतिवेदक कौन कौन है उनके नाम लिख दिए जाएंगे, यहाँ नीचे क ख ग घ में लिख देंगे और स्थान। ये हो गया पूरा। कार्यालय आदेश तथा कार्यालय ज्ञाप में अंतर, ये 2 तरीके से होता है। कार्यालय आदेश एक तरफ लिख देंगे आप और ज्ञाप अलग लिख देंगे। तो आप ऐसे लाइन में भी दे सकते हैं, इधर आदेश और इधर ज्ञाप, या ऐसे दे सकते हैं। 3 प्रारूपगत अंतर देखेंगे, उद्देश्यगत अंतर देखेंगे और संरचनात्मक अंतर। 3 प्रकार के अंतर होते हैं मुख्यतः। कार्यालय आदेश शासकीय पत्राचार का वह प्रारूप है जिसमें एक कार्यालय से अधीनस्थ कार्यालयों के मध्य संवाद स्थापित किया जाता है, जबकि कार्यालय ज्ञाप में कार्यालय के बाहर सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है। तो ये पहला अंतर हो गया। कौन सा? प्रारूपगत अंतर। उद्देश्य कौन सा होता है? कार्यालय आदेश का एक आदेशात्मक सूचना है। इसके माध्यम से नियुक्ति, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, अनुशासन बनाए रखने वाली संबंधी आदेश दिए जाते हैं, जबकि कार्यालय ज्ञाप सामान्य महत्व की सूचनाओं के लिए, जैसे सामान्य समारोह, अवकाश आदि की सूचना के लिए प्रेषित किए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, ये भी याद कर लेंगे आप। संरचनागत होता है। संरचनागत अंतर जो होता है वो कार्यालय आदेश सदैव कार्यालय अध्यक्ष की तरफ से लिखा जाता है, जबकि कार्यालय ज्ञाप कार्यालय अधिकारी की तरफ से कनिष्ठ भी लिख सकता है। भाषा शैली इनकी अलग अलग होती है। चौथा अंतर भी लिख देंगे आप। कार्यालय आदेश राजभाषा या वैकल्पिक भाषा में होता है और अन्य पुरुष में होता है। कार्यालय ज्ञाप जो होता है राजभाषा या तथा उनकी शैली अलग होती है। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न यहां पे हम देखेंगे अनुवाद का है। इंग्लिश से हिंदी पहले देखेंगे। एडवर्स का अनुवाद क्या होता है? विपरीत। सेंसस का जनगणना, लिटरेसी की साक्षरता, प्रेफरेंस की वरीयता और अप टू डेट का अद्यतन। अद्यतन मतलब अप टू डेट। अगला प्रश्न देखेंगे। अंग्रेजी अनुवाद में अनुदेश, इंस्ट्रक्शंस, एकमुश्त, लमसम होता है, ये एक साथ होना चाहिए लमसम। निविदा, टेंडर, रात्रि भोजन, ये होता है डिनर, और रियायत का कंसेशन। तो ये सामान्य शब्द हैं, सभी को लगभग पता होंगे। नहीं पता होंगे तो आप रट लीजिए। मुहावरों का अर्थ तथा वाक्य प्रयोग और प्रशासनिक शब्दावली हम 500 देंगे, जिसमें एक सीरीज चलाएंगे हम सभी के लिए यूट्यूब पे। तो आप लोग देखते रहिए, जुड़े रहिए कार्यक्रम से। मुहावरों का अर्थ तथा वाक्य प्रयोग। नाक रगड़ना, विनती करना। चुनाव में सभी पार्टियों ये वाक्य प्रयोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अपने पक्ष में उपयुक्त जनादेश पाने के लिए दिन रात जनता के सामने नाक रगड़ते। अभी देखें ही आप 3 राज्यों में चुनाव जो था, 5 राज्यों में 3 में बीजेपी हारी है। कौवा चला हंस की चाल, दूसरों की व्यर्थ नकल करना। प्रत्येक व्यक्ति में अपने स्वाभाविक गुण दोष होते हैं और उन्हें उन्हीं अनुसार कार्य करना चाहिए, क्योंकि कौवा यदि हंस की चाल चलेगा तो अपनी भी चाल भूल जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। दूसरा हम देखेंगे हाथ डालना मतलब हस्तक्षेप करना। इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे हम।
भारत पाकिस्तान विवाद में चीन का बेवजह हाथ डालना मूर्खतापूर्ण कार्य है, ये यहाँ पे हस्तक्षेप करने का हो जाएगा। पानी पीकर जात पूछना, काम निकल जाने पर के बाद छानबीन करना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बजट के बाद बजट आवंटन तथा खर्च करने के बाद की गई जांच पानी पीकर जात पूछना जैसा लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नंगे बड़े परमेश्वर से, हया लाज त्याग देने वाले से सब डरते हैं। राजनीति में अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन पर नंगे बड़े परमेश्वर से कहावत चरितार्थ होती है। अगला हम देखेंगे, कंप्यूटर से संबंधित 2 प्रश्न थे। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताना था। डेटा तथा अनुदेशों को प्रोसेस करने से पहले मेमोरी में रखा जाता है। मेमोरी डेटा को निम्न रूपों में सुरक्षित रखता है। प्रोसेस के लिए दिए गए डेटा व अनुदेशों को अंतरिम परिणामों और अंतिम परिणामों में मेमोरी में मुख्यतः 2 भागों में रहते हैं। अंतरिम और अंतिम 2 होते हैं इसका, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक मेमोरी यह कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। इसकी स्मृति क्षमता कम गति, तीव्र तथा अस्थायी होती है। द्वितीयक मेमोरी यह मुख्यतः चुंबकीय डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क होता है, जिसमें बड़ी मात्रा में सूचनाएं संग्रहित किया जाता है। यह अस्थायी मेमोरी होती है। रैम और रोम के बारे में आप लिख सकते हैं। सॉफ्टवेयर की परिभाषा हम सिंपल सी दे देंगे। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, नियम व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। यह विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर द्वारा हार्डवेयर को निर्धारित कार्य करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। यदि हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन है। तो बिना सॉफ्टवेयर के आपका हार्डवेयर बेकार भी है। सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम का वह समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न करने तथा उससे उन्हें कार्य के लायक बनाने रखने के लिए तैयार किए जाते हैं। ये होते हैं इनबिल्ट होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यह प्रोग्रामों का वह समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए, जैसे एक्सेल हो गया, अगर मान लीजिए MS ऑफिस है आपके पास तो उसमें एक्सेल जो है विशिष्ट हो गया। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर कार्य के सरल बनाने के लिए किया जाता है, इसकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। तो ये सारा हो गया प्रश्न पत्र। मित्रों, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने जो भी मित्र हैं जो ARO परीक्षा, मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, उन तक जरूर पहुंचाएं। खास करके जो जॉब में हैं और जो ग्रामीण परिवेश में हैं, जो लोग कार्यक्रम कोई ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते, अगर आपके पास समय हो तो ऑफलाइन जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसमें रिस्क लेने का बहुत नहीं रहता है। आपको 1 महीना ऑफलाइन अगर कोई भी क्लास कर लें, किसी को भी, दिल्ली में जो लोग हैं ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमसे मुखर्जी नगर में मिल सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें तो 6 या 7 से वहां पे क्लासेस शुरू की जा सकती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।